साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में आज हम देखेंगे जैव विविधता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, जैव विविधता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हल करवा चुके हैं। ये पार्ट 2 है। इसी के साथ आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और वर्ग 3 में यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये जो प्रश्न पत्र हम प्रश्न लेकर के आए हैं, ये पुराने प्रश्न पत्र पर आधारित हैं। पिछले प्रश्न पत्रों को अध्ययन करके उनको रिव्यू करके एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके पहले के बाकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और हल करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? IUCN, WTO, WHO या वर्ल्ड बैंक? तो रेड डाटा बुक का जो संबंध है यह आपका IUCN से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। IUCN जो है एक संस्था है और IUCN संस्था जो है 19 रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। अगला प्रश्न है हमारा, टुमारोज बायोडायवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब है जिसका नाम है टुमारो डाइवर्सिटीज। टुमारो डाइवर्सिटीज पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं वंदना शिवा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी संकल्पना या फिर उनका कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था, हमको बताना है। ऑप्शन है CC पार्क ने, JN जेसर्फ ने, जोसेफ फोरियर ने या L जापलर ने। सही उत्तर है हमारा जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर जो हैं उन्होंने आपकी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? हमको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में छिद्र होना या वैश्विक ताप में कमी। हमारा उत्तर है गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जो गैसें होती हैं वह वायुमंडल में जमा होती हैं जिससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या है? हमको बताना है ग्रीन हाउस गैस है और इनका घटता हुआ क्रम। ऑप्शन है CO2, CH, CFC, N2O, CH1, CO2, CFC, N2O, CO2, CFC, CH1 और N2O। तो ये हमारे ऑप्शन है। इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो राइट उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें हैं इनका घटता क्रम यह है। CO2 सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके मुकाबले में। दूसरे नंबर पर CFC। CFC का मतलब होता है जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद साथियों थोड़ी सी त्रुटि में सुधार करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरे नंबर पर है CH1। CH1 क्या कहलाती है? CH1 को बोलते हैं आपका मीथेन। तो CH1 है। CH1 के बाद फिर है N2O। N2O कहलाती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है। और सबसे लास्ट में है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस क्रम में जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव में इन 4 गैसों का योगदान सबसे अधिक होता है। कौन कौन सी हैं? CO2, CH1, N2O और CFC। इसलिए हमारे प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। साथियों हो सकता है जहां से हम ये प्रश्न लेके आए हैं वहां पर CH1 लिखा है, प्रिंट मिस्टेक हो, तो इसको एक जो है हमें कमेंट के माध्यम से पता चला है कि CH4 होता है। इसको आप एक बार रीचेक कर लें, मैं भी चेक कर लूँगा। तो ए CO2 और CH4 होता है। CH4 कर लें इसको, N2O फिर CFC कर लें। CH1 नहीं होता है, CH4 होता है, इसको आप सुधार लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा? जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा और भू सतह का तापमान क्या होगा? तो भू सतह का जो तापमान होगा वह हो जाएगा -18 डिग्री।
कैसे होगा साथियों? इसके लिए हमको इस बात को समझना है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसेस हैं एक तरह से गर्म कंबल का काम करती हैं, लेकिन जब इनका अनुचित मात्रा में पृथ्वी पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो एक गैसें वायुमंडल से बाहर गर्म होकर के वायुमंडल से ऊपर उठ जाएंगी। जैसे ही वायुमंडल से ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे का टेम्परेचर बिल्कुल जो है डाउन हो जाएगा और हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो चला जाएगा वह -18 डिग्री चला जाएगा। ग्रीन हाउस जो है एक तरीके से हमारी पृथ्वी के लिए गर्म कंबल का काम करता है। जिस तरीके से ठंड में हम गर्म कंबल ओढ़ करके अपनी जो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, वैसे ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं एक तरीके से हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं जब तक इनका संतुलन सही है। इनका संतुलन बिगड़ने के साथ ही एक गैसें टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। धीरे धीरे वायुमंडल जैसे ही खत्म होगा तो एक गैसें जो है वायुमंडल से ऊपर, क्षोभ मंडल से ऊपर निकल जाएंगी और पृथ्वी का टेम्परेचर फिर एकदम से घट जाएगा जो कि -18 डिग्री तक जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? हमको बताना है कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ था। ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या G8 शिखर सम्मेलन। तो जो आपका कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण है ये आपका हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक तरीके की संधि है जो हुई थी 1997 में, और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी जापान में। जापान में जो ये संधि हुई थी इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया था कि जो है पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि को किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हमको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या बिहार? तो इसका राइट उत्तर है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका झारखंड में है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ एक फैक्ट और याद कर लें, बेतला के अलावा पलामू राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भी आपका झारखंड में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? कनाडा में, अफ्रीका, श्रीलंका या यूएसए में? हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क जो है वह आपका यूएसए में है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां ताहर कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी जो एक पर्वत है वहाँ पर मेघ बकरियां नाम की एक प्रजाति है जिसको ताहर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, मन्नार की खाड़ी में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में? तो जो आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में जो है नीलगिरी की भेड़ बकरियां जो है ये पाई जाती हैं जिनको मेघ बकरियां कहते हैं। एराविकुलम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, तो इसको भी हम याद कर लें। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरल में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। आप इन दोनों को भी याद कर लें। हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है नीलगिरी की मेघ बकरियां जिनको ताहर कहा जाता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ स्थित है हमको बताना है। ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल या श्रीलंका? हमारा जो सही उत्तर है वह है आपका नेपाल। जो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? साथियों हमको नहीं पर विशेष ध्यान देना है। कई बार हमको नहीं बिल्कुल नहीं दिखता है और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। जैसा कि हमको पता है मध्य प्रदेश से यूपी और राजस्थान की सीमा लगती हैं और यूपी और राजस्थान की सीमा के साथ मध्य प्रदेश में जो है चंबल राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल राष्ट्रीय उद्यान का जो हिस्सा नहीं है वह है हरियाणा स्टेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
ब्लू मारमॉन तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? एक तितली है जिसकी प्रजाति का नाम है ब्लू मारमॉन। ब्लू मारमॉन तितली को किस राज्य ने अपनी राज्य तितली घोषित किया है? साथियों, जैसे राज्य पशु होता है, राज्य पुष्प होता है, राज्य गान होता है, वैसे ही राज्य तितली घोषित किया है ब्लू मारमॉन को। किसने किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। हमको इसका राइट उत्तर बताना है, तो हमारा जो राइट उत्तर है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने ब्लू मारमॉन तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या है? तो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन। हमारा जो राइट उत्तर है वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वह आपका क्रांतिक बाघ आवास के लिए जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। साथियों, जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अब हमको बताना है कि नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। एक हमको प्रश्न ये याद रख लेना है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। रणथंभौर जो है आपका वह आपका राजस्थान में है, और सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है। बढ़ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वनस्पतिक उद्यान स्थित कहाँ पर है? हमको बताना है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में या टोक्यो जापान में। विश्व का सबसे बड़ा रॉयल वनस्पतिक उद्यान हमको बताना है कहाँ पर है, तो इसका राइट उत्तर है आपका क्यू इंग्लैंड में। क्यू इंग्लैंड में जो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन स्थित है। इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्यू इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 5 इंद्रियों का बाग द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस स्थित है। हमको बताना है 5 इंद्रियों का बाग किसे कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे डल झील कश्मीर के समीप, दिल्ली के समीप महरौली में, शांत घाटी केरल में या नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में। हमारे प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका दिल्ली के महरौली में। दिल्ली है, दिल्ली में ही एक शहर है महरौली। दिल्ली अपने आप में एक शहर है, उसमें भी एक और शहर है महरौली। महरौली इलाका जो दिल्ली का है वहाँ पर 5 इंद्रियों का बाग द गार्डन ऑफ 5 सेंसेस स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भारत में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भोजताल झील, यशवंत सागर या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हमारे प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड शामिल है। आपको कमेंट करके बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? जैव विविधता को लेकर के एक रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक जो रामसर जगह है वहाँ पर, इसलिए इसका नाम रामसर सम्मेलन रखा गया। रामसर सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया था हमको ये बताना है। हमारे प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है 1965, 1967, 1970, 1971। तो रामसर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह किया गया था 1971 में। हम रामसर सम्मेलन पर पूरा एक थ्योरी वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। आज जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 1971 में रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में किस सम्मेलन के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन है वीना सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रामसर सम्मेलन या जिनेवा सम्मेलन। हमारे प्रश्न का राइट उत्तर है स्टॉकहोम सम्मेलन।
स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। वो भी कब की गई थी? 1972 में। एक प्रश्न यहीं से जनरेट हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? तो 1972 में की गई। किस सम्मेलन के फलस्वरूप की गई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन के फलस्वरूप की गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया। यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला क्षेत्र है। 11वां, 12वां, 13वां या 18वां? हमको बताना है जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो ये कौन से नंबर पर शामिल किया गया? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12वां स्थान जो है, इस 12वें नंबर पर इसको शामिल किया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2019 में मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। साथियों, एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, आप फिर भी इसको याद रख लें कि अगस्त 2019 में मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान, बांदीपुर उद्यान या लोकटक झील? तो हमको इसका राइट उत्तर बताना है कि कहाँ पर प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री जी ने जो भाग लिया था वह लिया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। हमने अभी आपको बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है, आपका उत्तराखंड में है। इसके अलावा कान्हा किसली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील के बारे में आपको बताना है कमेंट करके कि लोकटक झील कहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? ये रामसर जो लिखा है इसको रामसर कर लेना है। रामसर साइट कौन सी है? भोजताल, यशवंत सागर, सांख सागर या सिरपुर तालाब? तो प्रश्न नंबर 48 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है आपका सिरपुर तालाब। सिरपुर तालाब जो है मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है। हाँ, एक हॉटस्पॉट क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, उसके बारे में बताना है कि भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट या नारू हिल्स? इसका जो उत्तर है वह है आपका नारू हिल्स। नारू हिल्स जो है यह विश्व स्तर का हॉटस्पॉट नहीं है, बाकी हिमालय, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट जो है विश्व स्तर के जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, केन्या की प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर शिवानी भल्ला को 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? एक जो है केन्या की पर्यावरणविद है शिवानी भल्ला, इनको 2023 में पुरस्कार दिया गया। वह पुरस्कार कौन सा था आपको बताना है। ऑप्शन है विटली पुरस्कार, मेंदिनी पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार या साका काबा पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार जैव विविधता और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से जो दिया गया था, इनको दिया गया था विटली पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। इसी के साथ हमने 25 प्रश्न आज जैव विविधता के कंप्लीट कर लिए। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और हैं, उनको और देख ही लेते हैं। जैसे केसर ए हिंद तितली की प्रजाति को किस राज्य ने राजकीय तितली का दर्जा दिया है? केसर ए हिंद तितली जो है उस कौन से राज्य ने जो है उसको राज्य तितली का दर्जा दिया है? प्रश्न नंबर 51 है हमारा। प्रश्न नंबर 51 का जो सही उत्तर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले हमने देखा था एक और तितली का नाम जिसको महाराष्ट्र ने राज्य तितली का दर्जा दिया था। यहाँ पर जो है जो राज्य तितली का दर्जा दिया गया है केसर ए हिंद तितली को, वो दिया है आपके अरुणाचल प्रदेश ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर रामदेव मिश्र, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या अनिल माधव दवे। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है, हमारे प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी जनक के रूप में भारत में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से क्या असंगत है? हमको बताना है असंगत कौन सा है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व वन्यजीव दिवस 22 जून। हमको बताना है असंगत मतलब इसमें से गलत मेल किसका है? तो गलत मेल जो है वह है विश्व वन्यजीव दिवस 22 जून, जो कि गलत है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपका 22 जून को नहीं मनाया जाता है। फिर ये कब मनाया जाता है ये हम आपको अभी आगे बताने वाले हैं साथियों। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है यहाँ पे असंगत है और यहाँ पे 22 जून की जगह हमको याद कर लेना है। विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से हमको जो है याद हो गया है विश्व जल दिवस 22 मार्च, जब जल होगा तो पृथ्वी अच्छी रहेगी। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल और विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। इसके अलावा विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, 22 जून असंगत है। इसी के साथ जो है हमने जो है अपने 53 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। इतने ही प्रश्न हमारी आज की प्रश्न लिस्ट में थे। अंत तक सब पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।